किसान भाइयों नमस्कार। मैं जैनेंद्र कुमार कनौजिया कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हूं और वर्तमान में आज हम बिजलौन गांव में हैं और इस गांव में कृषि विज्ञान केंद्र नियमित अपनी गतिविधियां संचालित करता रहता है और आज एक ऐसे फील्ड में है जहां की कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसान के खेतों में प्रदर्शन लगाया गया है और प्रदर्शन के माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि हम अन्य किसानों में भी कुछ अच्छी खेतीबाड़ी की बात लेके जाए। तो ये जो हमारा प्रदर्शन है ये खास तौर से टमाटर की उन्नत खेती पर आधारित है और हमारे साथ में इस प्रदर्शन में हमारा सहयोग करने वाले जो हमारे कृषक हैं श्री हेमराज कुशवाहा जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस खेती को किस तरीके से उन्नत खेती की है और इससे अभी जो उनका उत्पादन आ रहा है किस तरीके से वो बाजार में इसका विपणन कर रहे हैं और किस तरीके से उनको ज़्यादा इससे आमदनी मिल रही है। जी, आप अपना नाम और गांव का नाम बताएं। मेरा नाम हेमराज कुशवाहा है। मैं ग्राम बिजलौन कृषक हूँ पाँचड़ का और मैंने को कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया से टमाटर का बीज मिला था। उसमें मैंने लगाया खेत में और अच्छी मेहनत करी और उसका बहुत मेरे को लाभ मिल रहा है और 2-5 क्रेट डेली निकल रहा है। 500-700 रुपये क्रेट डेली बिक रहा है। पहले 1500 रुपये क्रेट बेचा था, अब ये कि 500 क्रेट पे आ गया। अभी माल बहुत लग रहा है उसमें। मैं 2-4-5 क्रेट डेली तोड़ता हूँ और उसकी मेहनत भी अच्छा करता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, दवाई वगैरह टाइम डालता हूँ। और सर वैज्ञानिक साहब आते हैं मेरे पास 15-20 दिन में एक आध घूमने फिरने, तो बता जाते हैं, उनकी सलाह से मैं पूरा काम करता हूँ। हेमराज जी, आपको कभी इस खेती में पहले भी आप खेती करते थे, पहले की टमाटर की खेती और अभी ये जो खेती हो रही है इसमें कुछ अंतर आपने देखा है? सर इसमें खेती में बहुत अंतर देखा है। आपकी सलाह से, वैज्ञानिकों की सलाह से इसमें मेरे को डबल उत्पादन मिल रहा है। पहले क्या है कि सलाह नहीं मिलती थी, जानकारी नहीं मिलती, तो हम खेत खराब हो जाते हमारे। और आज वैज्ञानिक लोग आते हैं तो सही दवाई जानकारी देते हैं, सही दवा डालते हैं, तो हमको बहुत फायदा हो रहा है। इस आपकी खेती को अब आप आपके गांव के या आसपास के गांव के अन्य किसान साथी भी देखते हैं या देखने आते हैं क्या? आते हैं सर, बहुत वैज्ञानिक आते हैं और अगल बगल के पड़ोस के गाँव भी आते हैं और मेरे से जानकारी लेते हैं कि कौन सा बीज है, कौन सी दवाई डालते हैं। तो मैं उनको सही सलाह देता हूँ, सर को भी बताता हूँ। और ग्राम सेवक जी भी आते हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं। वो उनसे बोलता हूँ कि सर वो फलाने गाँव में टमाटर लगाया, वो जाते हैं और सब्सिडी में इनकी दवाई और बीज ही मिलती है हमको। आधा पैसा माफ भी होता है, गवर्नमेंट की स्कीम मिलती रहती है कभी कभी महीना 2 महीने में। ये प्रयास किसानों की आय को दोगुना करने की तरफ एक सार्थक का प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रयासों से किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सकता है? ऐसे प्रयास आसानी से 2 गुना नहीं 3 गुना कर सकते हैं। इसमें तो बहुत पैसा ज़्यादा मिलता है। तो गेहूँ की अपेक्षा इसमें 5 गुना पैसा ज़्यादा मिलता है और आराम से 2 गुनी कर सकते हैं अपन, मेहनत करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास जो हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी अनुकरणीय है और किसान हमारे किस तरीके से आय को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका भी अपना सकारात्मक सहयोग निरंतर रहा है। और इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई टमाटर या अन्य जो हमारी फसलें हैं उनकी खेती करती हैं तो बेशक जो हमारे सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी उनको दोगुनी करने की बात कह रहे हैं उसको प्राप्त किया जाना संभव है। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अभी हमने हेमराज जी का टमाटर की फसल देखी। ये सिर्फ टमाटर की खेती नहीं बल्कि सब्जी उत्पादन की जो भी सामयिक फसलें हैं उन सभी को ये अपने खेतों में समावेश करते हैं और वर्तमान में इनके पास में कौन कौन सी सब्जियां इन्होंने लगाई हुई हैं इनसे ही हम सबसे पहले पूछते हैं और उनमें किस तरीके से ये अपनी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।
सर अपने पास में अभी मूली चल रही है, 2-3 एकड़ मूली लगी हुई है। ये 50-60 कट मूली डेली निकलती है और मूली में 12 साग आया था। तो सर वैज्ञानिक सर ने हमें बताया, कहने साहब ने और ग्राम सेवक जी के, इसमें ये प्रोफोनिल और ये क्लोरीपाइरीफास दवाई ज़मीन में डलवाई और उससे तरीके से डलवाई तो अपने को मूली बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। 150 कट मेरी मूली डेली निकल रही है और मूली अच्छा उत्पन्न दे रही है और अच्छा पैसा मिल रहा है, रेट भी अच्छा मिल रहा है मार्केट का। डेली एक गाड़ी से मूली निकल रही है। मूली के अलावा और कौन सी सब्जी की फसलें आपने लगाई हुई हैं? अभी अपने पास में शिमला मिर्च लगी है वर्तमान में, मेथी लगी हुई है, धनिया, पालक, सारी सब्जियां चल रही हैं, 5-6 सब्जियां। मतलब 5-6 सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं रेगुलर चलती रहती है। और खास तौर से अभी हम ये आपकी मूली की खेती देख रहे हैं हाँ, ये मूली और एक की- छोटे से हिस्से में आपने जो मूली लगाई है, एक हिस्से से मूली निकल रही है और एक हिस्से में मूली तैयार हो रही है और एक हिस्सा ऐसा लग रहा है अभी हमें कुछ ही दिन पहले जैसे आपने लगाई। ये सब कैसे आप कर पाते हैं इस तरीके सर, से? ये क्या रूटीन में काम लेने की 10-5 लेबर लगी हुई है, उसको काम भी देना पड़ता है। तो उस हिसाब से 2 किलो बीज अभी लगेगा, इसके बाद 15 दिन बाद में 2 किलो फिर लगा दिया। तो हर 15 दिन में हम बीज लगाते रहते हैं, तो रूटीन में काम चलता रहता है। तो उससे क्या हमारी लेबर लगी रहती है और हमारे पास पैसे की कमी आनी आती है। हेमराज जी, एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, सब्जी का उत्पादन तो हमारे अन्य किसान भाई भी करना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या उनको अक्सर आती है, देखने को आती है कि इसका विपणन कहाँ करें और उनको इसका सही उचित जो दाम है वो कहाँ मिल सकता है। आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी सर, हमारे यहाँ सर भोपाल में 2-3 मार्केट लगते हैं। भदरदा मंडी है, HL मंडी है और करौद मंडी बड़ी मंडी है। और हमारे पास घर की गाड़ियाँ हैं। वो गवर्नमेंट मुख्यमंत्री योजना के अंदर बच्चे को हमने पढ़ाया था, तो मुख्यमंत्री योजना के अंदर में 30% सब्सिडी में हमें गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी से हम मार्केट में पूरी सब्जियाँ भेजते हैं, तो वहाँ अच्छे दाम पे पैसा मिलता है हमको डेली। चलिए, बहुत अच्छी बात, इससे हमारे अन्य किसान भाई भी इससे प्रेरणा लेंगे। हेमराज जी, ये तो बात हुई अपनी सब्जियों की। सब्जियों के अतिरिक्त क्या गेहूं, सोयाबीन, चना जैसी फसलों की खेती भी आप करते हैं? जी सर, मेरा 15 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 5 एकड़ में गेहूँ और 5 एकड़ में सब्जी और 5 एकड़ में लहसुन, 15 एकड़ में सब्जी और गेहूँ करता हूँ। तो गेहूँ की फसल भी अच्छी होती है और मेरे को सेवक जी ने कोई अच्छा गेहूँ का बीज भी दिया है, वो दूसरी खेती पे लगा हुआ है, वो भी उसकी मेहनत करता हूँ। गेहूँ भी अच्छा होता है मेरे पास। इसके अलावा कृषि में एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारा अंग है, वो है पशुपालन। आप इतनी सारी खेती, इसके लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को दूध की ज़रूरत पड़ती है और आमदनी का भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसको कि हम पशुपालन कहते हैं। क्या पशुपालन के क्षेत्र में भी आपके द्वारा कोई अद्वितीय कार्य किया जा रहा है? जी, पशुपालन सर, मेरे पास 4 भैंसें हैं, 2 बैल हैं। तो बैलों से भी खेती करता हूँ। मेरे हिसाब से आलू वगैरह खोदने के लिए बैलों के द्वारा कोई फसल, शकरकंद लगे हुए हैं मेरे पास, लाल वाले शकरकंद खोदने में आसानी पड़ती है उनको, आलू खोदने में आसानी रहती है और आलू लगाने में बैलों से लगाता हूँ मैं। तो बैल भी मेरे पास हैं और भैंस हैं, तो भैंस का दूध से डेयरी में भी जाता है, कुछ घर में भी फायदा पड़ता है, घी बना लेते हैं, बच्चों को खाने में फायदा पड़ता है। और हेमराज जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे खासतौर से पूछना चाहते हैं कि जो पशुओं से गोबर निकलता है या फसलों का जो अवशेष निकलता है, उससे खाद किस तरीके से आप बनाते हैं और कैसे खेतों में उसका उपयोग करते हैं? उस खाद से सर हम केंचो खाद बनाते हैं और केंचो खाद भी हम डालते रहते हैं, 15-20 दिन महीने में सब्जी में डालते रहते हैं, यूरिया DAP के साथ थोड़ा मिला के डालते रहते हैं। और हम उस गोबर से हमें केंचो खाद ही बनता है और कंडे भी थोप देते हैं और गैस भी बनती है। बहुत से फायदे होते हैं खाद से हमें, और सब्जी में ज़्यादा फायदा होता है सबसे ज़्यादा। देखिए, ये थे हमारे साथ में हेमराज जी बिजलौन गांव से, जो समन्वित कृषि प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा मॉडल जिन्होंने विकसित किया है और ये सब्जियों की खेती करते हैं। मेढ़ों पर इन्होंने नींबू या अन्य फलदार वृक्ष भी लगाए हुए हैं, अनाज उत्पादन का काम भी करते हैं, दलहनी और तिलहनी फसलें भी आप उगा रहे हैं और साथ ही साथ पशुपालन, ना केवल दूध के लिए बल्कि पशुओं से जो निकला हुआ जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट मतलब एक खाद खुद बनाते हैं और अपने सब्जी उत्पादन या अन्य फसलों में रासायनिक उर्वरक के साथ साथ उसका उपयोग करते हैं। और इस सब से विपणन का भी जो कार्यक्रम उन्होंने बताया, जो हमारे अन्य किसानों के लिए बहुत ही अनुकरणीय हो सकता है कि ये अपनी सब्जियों का विधिवत तौर तरीके से उसकी ग्रेडिंग करके, सफाई करके और क्रेट्स में बढ़िया जमा के और भोपाल की मंडी में भेजते हैं। और उससे आमदनी की बात उन्होंने पहले ही कही कि किसान अगर चाहे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर वो खेती करे, समन्वित कृषि प्रणाली के अगर रास्ते पर वो चल पड़े, तो किसान अपनी आय वर्षों में नहीं बल्कि मौसम में दोगुनी कर सकता है। किसान भाइयों, आप सभी लोग आज के हमारे इस कार्यक्रम से प्रेरणा अवश्य लेंगे और अपनी खेती को भी प्रगति की ओर ले जाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत खलिहान की हम बात करते हैं, साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि खास शख्सियत से आपको ज़रूर मिलाएं जो कि अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। और चूँकि आपको बता दें कि प्रगतिशील किसानों की आज हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही किसान हमारे साथ मौजूद हैं और देवास ज़िले के सुल्पा खेड़ा में आज हम मौजूद हैं। दिनेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन। नमस्कार सर, आपका भी टीम को भी। दिनेश जी, ये बताइए, यदि ये बात करें हम आपके खेत की तो हम देख पा रहे हैं कि आप खेती इस बार आपने की है पपीते को लगाया है। हाँ। कहाँ से विचार आया कि आपको पपीता लगाना चाहिए? सर अपने मोबाइल पर सर्च किया था तो अपने को विचार आया कि सर ये अपने पपीता कितना मन की अपना प्रॉफिट देगी, कितने देगी। वो पूरा मोबाइल पर सर्च देने के बाद में सर अपना प्रॉफिट हुआ उसमें हुआ। तो अपने अभी अप्रैल में 18 अप्रैल को अपने वो पौधा वृक्षण किया सर। तो सिर्फ मोबाइल पे सर्च करने के बाद आपने सोच लिया कि हाँ। पपीता मुझे लगाना है? हाँ, लगाना है सर, लगाना। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि अगर ये जागरूकता की हम बात करें तो आखिर हमारे किसान भाई कितने जागरूक हैं। सिर्फ सोशल मीडिया का इसका उपयोग किया जा रहा है और पपीते की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या इसके लाभ होंगे, कितनी हानि होगी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने पपीते की खेती भी की है। अब बताइए कि क्या कुछ खास है। और हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी गैप रखा हुआ है, दोनों पपीते के जो पेड़ हैं इसको जो कतार है इसमें काफ़ी डिस्टेंस रखा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? सर इसकी जो दूरी है बेड की, तो ये 6 फीट की दूरी है और लंबाई में सर ये इस पपीते की उस पपीते की है 7 फीट की गैप सर इसमें। जी हाँ, ये गैप क्यों रखा जाता है? सर इसमें जो फल फूल है इसमें अच्छा उत्पादन देगा और जितनी सैकड़ा अपन छोटा साइज लेंगे उतना ही कम फल फूल लेगा सर। जितना सैकड़ा रहेगा उतना कम रहेगा और पत्ते से पत्ते की टकरार नहीं होगी इसमें। अच्छा। हवा भी लगनी चाहिए। अच्छा, तो जो गैप आपने रखा है इसके माध्यम से कहा जा सकता है कि सही अभी तक जा रहा है जो अपनी खेती की है? हाँ, सही जा रहा है सर। इसके अलावा ये भी बताइए कि यदि किसान भाइयों की हम बात कर लें तो कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने पपीता लगाया होगा, क्या उनको वाकई में उतना मुनाफा हुआ है जो उन्होंने सोचा था? क्योंकि खेती तो एक ऐसा विषय है इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। नहीं सर, घाटा तो होगा नहीं, इसमें मुनाफा ही होगा सर। जी, घाटा तो होगा नहीं क्योंकि सर ये फल इसमें देख रहे हो आपके फल की कितना प्यारा बैठा है और फल भी एक नंबर है सर अभी। और अभी 18 अप्रैल का है सर, ये तमर का पौधा है इसमें और फल भी इतना प्यारा है इसमें। सही वक्त क्या होता है पपीते को तोड़ने का? सही वक्त है सर, ये अभी करीब करीब 1 महीने के अंदर ये टूट जाएगा सर। और इसके अलावा ये बताइए कि पपीते की कई ये भी देखा गया है, दूसरे यदि देशों की मैं बात कर लूँ तो उनका आकार अलग रहता है लेकिन कम आकार में ही फल पूरा आता है। क्या इस विषय में कोई जानकारी है आपको? सर इसमें यही है कि अपन जो अपने जो हाथ घड़ की दवाई है अपनी, ये केचुआ खाद है। जैसे अपना हाथ घड़ दवाई है, नीम का पत्ता है, निम्बोली है, करंज का पत्ता है, यही आयुर्वेदिक अपने ये जो रासायनिक दवाई नहीं उड़ा रहे अपन सर, ये दवाई कर रहे हैं केचुआ खाद ने इनकी। हाँ, दूसरे दवाई रासायनिक नहीं दे रहे सर अपन। अच्छा, कौन से खाद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इनको देने के लिए, इन पौधों को देने के लिए? सर अपने केचुआ खाद दे रहे हैं अभी तो जी, केचुआ खाद और DAP दे रहे हैं, सल्फर नहीं, ये चीज़ दे रहे हैं सर अपन। इसके अलावा पानी की क्या व्यवस्था आपने रखी है? सर ये पानी की अपने ड्रिप लगा रखी है, इसमें ड्रिप सिस्टमेट करते हैं सर अपन, टिपक से जाएगी। और डिपर के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि सही जो निश्चित पानी होना चाहिए वो इनको मिल जाता है। मिल जाता है सर। इसके अलावा ये भी बताइए कि यदि मार्केट में हम जाते हैं तो पपीते के भाव आज के दौर में क्या चल रहे हैं? सर अभी पपीता की 40 और 45 रुपये किलो जा रही है सर। लेकिन वो भी निर्भर करता है कि आखिर पपीते की क्वालिटी क्या हम दे रहे हैं। सर पपीता क्वालिटी यही रहेगी सर, अपन जो बाजार मार्केट ले जाएंगे सर, ये पपीता जैसे ये थोड़े पकेगी उसके बाद में पेपर में लपेट के ही बाजार में ले जाएंगे, उसमें अपने जो मूल्य सही साथ मिल जाएगा अपने को सर। जी, अच्छा ये बताइए कितनी आपके पास ज़मीन है? और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पपीते ही पपीते लगा के रखे हैं आप? ये करीब करीब 1 बीघा की है सर पपीता। जी, एक पपीता में पूरा में बगीचा में है सर ये। तकरीबन कितना वक्त लग जाता है इस फसल को लगाने में और उसके बाद इसे तोड़ने में? सर ये 8 या 9 महीने में अपने फल हाथ में आ जाएगा अपने को। 8 से 9 महीने? हाँ, 8 से 9 मतलब ये कहा जा सकता है कि इसका जो फल है वो 1 साल के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं पता चल जाएगा सर। और यदि लागत की हम बात कर लें तो आखिर कितनी लागत लगती है इसको लगाने में? लागत तो करीब करीब अपने को सर इसमें 75,000 खर्चा आया है सर्विस में और ड्रिप सिस्टमेटिक अलग ही है सर। इसमें फल अपने ये पौधा अपने को 45,000 रुपये का एक मिला हुआ अभी, तो 600 पौधे, तो 26,000 पौधे हो गए सर ये। उसके जो उसमें गोबरी दिया, केचुआ खाद भी दी है अपने, DAP NP भी दिया अपन ने, बहुत सारा खाद दिया सर। यदि सरकार की योजनाओं की मैं बात कर लूं तो सरकार की योजनाएं भी इस क्षेत्र में काफ़ी चल रही हैं।
ऐसी कौन सी योजना है जिसका फायदा आपको हुआ है? सर अपने सरकार का ड्रिप सिस्टम का अपना फायदा लिया है सर, और बहुत सारी योजना और सरकार की अपने को अभी फायदा लिया नहीं, अभी अपना खेती बाड़ी में लगे हुए सर, फायदा तो लेंगे अपन, देती रहेगी सरकार, और सरकार को फिर भी निर्भर अपना रहना जरूरी है। बिल्कुल है, सरकार जो भी अपना सहयोग दे अपना सहयोग लो। जैसे अब पपीता में अपने ये लगा रखी है सब, अभी फुहारा की हमारा सिस्टम चलेगा, अभी फुहारा भी लाना, तो सरकार से उम्मीद करेंगे, सरकार से उम्मीद करके अपन फुहारा भी लाएंगे। अच्छा, कई ऐसे किसान भाई इस क्षेत्र में जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि आखिर जो योजनाएं हमें मिल रही हैं तो क्यों ना हम उसका प्रतिसाद उठाएं, उसका परिणाम लें और वही चीज़ें दूसरे किसान भाइयों को बताएं। तो आप ऐसे किसानों से मुलाकात करते हैं? करते हैं सर, करते हैं। क्या कहना रहता है उनका? सर उनका कहना था कि जो भी सरकार के अपने जो फायदा दे रही है उसका फ़ायदा लो, और जो फ़ायदा लेने के बाद में भी उसको लोग सरकार से फ़ायदा रहे उसके बाद में उसको व्यर्थ मत रह जाने दो, उसको प्रयोग में लो, तो वही सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दिनेश जी, ये बताइए, जो पपीते आपने लगाए हैं आखिर इसी क्वालिटी के क्यों लगाए? क्योंकि मार्केट में इसके अलावा और भी क्वालिटी के पपीते हैं जो बीज हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो इसका चयन आपने किया, इसके पीछे क्या खास वजह है? सर इसका चयन यही इसलिए किया कि जैसे नीचे से जो ज़मीन से 1 फीट ऊपर से ही फल चालू हो जाता है इसमें सर, और इसमें फल भी अच्छा बड़ा रहता है, 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक बैठ जाता है सर ये फल। तो दिनेश जी, तमाम आपने वक्त साझा किया और इस चर्चा में वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, ये कहा जा सकता है कि यदि सोशल मीडिया की हम बात करें तो ये माना जा सकता है कि सोशल मीडिया के सहारे आपने पपीते की खेती की जानकारी जुटाई, उसके बाद बीज खरीदे, तकरीबन 75,000 रुपये की लागत भी इसमें लग गई है, और अब यदि मुनाफे की बात करें तो इन्हें ये उम्मीद है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये का या 3 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जो प्रयोग इन्होंने किया है ये आने वाले वक्त में कितना सफल साबित होगा। सफल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जागरूक हैं, तमाम जानकारियाँ इन्होंने जुटाई है और परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती की ओर ये आगे बढ़े हैं। और यदि आत्मनिर्भरता की हम बात करें तो सरकार की भी यही कोशिश है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और उसी दिशा में हमारे प्रदेश के किसान भी आगे बढ़ चले हैं। और इसी के साथ कृषि दर्शन के अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है।
इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें।
पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूं और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।